हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबको एक ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखिएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है प्लेटलेट्स, लाल रक्तदानों से लिम्फोसाइट्स होता है, स्नोफिल्स होता है। सबको पता है यहाँ पे कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं हमें रोगों से बचाती हैं, और जो आपकी आरबीसी यानी रुधिराणु, लाल रुधिराणु होती है, क्या करती है, ऑक्सीजन को परिवहन करती हैं। यहाँ लिम्फोसाइट जो है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। सी वाला ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्या पूछा है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया है, ब्लड ग्रुप को किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जैसे कि आपसे पूछता है कि ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया, तो विलियम हार्वे का नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट बर्न किसकी डिस्कवरी किए थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे। यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर का नाम याद रखिएगा, जो क्या दिए थे, आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दिए थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हो सकता है। तो दिया कि एबीओ रक्त वर्ग वाले लोग को रक्तदान कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो क्या वो अपना ब्लड ए बी ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है। यह सर्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता, क्योंकि वो सर्वभौमिक रक्तदाता होता है, किसी भी वर्ग से रक्त को ले सकता है। हाँ बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फटाफट से आप लोग मिलान करिएगा। यहाँ पे दिया है हृदय, हृदय क्या करेगी, हृदय जो है ये रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करती है। तो यहाँ पे 1 का मिलान किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 हो गया। धमनियाँ क्या करती है, धमनियाँ करती है दोस्तों, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाती हैं। ठीक है, तो दूसरे का 4 हो जाएगा। शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाती हैं, तो सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा फर्स्ट। कोशिकाएं जो है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान से सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले ही मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्या पूछा हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। किसी भी स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। 6 क्या पूछा है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो आपको पता है इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है कहाँ से होता है, पेंक्रियाज से होता है। एड्रेनलिन का एड्रेनल ग्लैंड से होगा। टेस्टेरोन का टेस्टिस से होता है। बचता क्या है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है दोस्तों, हमारे गले में होता है, और ये क्या करता है, हमारे आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करता है, क्या, थायरोक्सिन। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से हो जाएगा क्या, करेक्ट। 7 देखिए क्या पूछा है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, बताइएगा फटाफट से। यहाँ पे कौन सा होगा सही, मधुमेह बोले तो डायबिटीज, डायबिटीज डिजीज जो है वो किसकी कमी से होता है। यहाँ पे दिया है एड्रेनलिन की कमी से होगा, प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, गैस्ट्रिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ हमेशा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से, और प्लस इंसुलिन के सिक्रेशन जब हमारा पेंक्रियाज कम कर देता है, तब क्या होता है, किसी भी इंसान को डायबिटीज़ होता है। तब डॉक्टर मना करता है कि आलू कम खाना है, चावल कम खाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। 1 नंबर देखिए क्या पूछा है, शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है शुक्राणु का निर्माण। कभी भी पूछता है कि ओवम का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होगा, ओवरी अंडाशय में होगा। अग्नाशय में आपका इंसुलिन होगा, यकृत सेल जो बाइल जो उसको बनाएंगे, और वृषण में आपका किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का यानी स्पर्म का होता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्या पूछा है, मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों तक का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य में उनका गर्भकाल जो होगा वो 280 यानी कि 9 मंथ का होता है। ठीक है, 280 दिन होता है, 9 मंथ का होता है गर्भकाल का समय। नेक्स्ट देखिए 10 क्या पूछा है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो दिया कि गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथ
ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो आपको हमेशा याद रखना है निषेचन यानी कि ओवम और स्पर्म का मिलना, ओवम प्लस स्पर्म का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया कहलाती है। और ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब यानी अंड वाहिनी में होता है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु जिसे हम HIV कहते हैं, HIV के द्वारा HIV किस वायरस से होता है, तो यहाँ पे 4 वायरसों के नाम दिए हुए हैं। पहला जो है वो है रेट्रोवायरस, प्रतिरक्षा विषाणु, अर्बो वायरस या लंटे वायरस। तो HIV का वायरस का नाम जो है दोस्तों रेट्रोवायरस है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि HIV एड्स कब मनाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, HIV एड्स डे मनाया जाता है। तो अब देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। अब यहाँ पे बताएंगे सारे लोग इसमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, रिंडरपेस्ट हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा रिंडरपेस्ट जो है दोस्तों ये विषाणु जनित रोगों में नहीं आता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 13 क्या पूछा है, काला आजार का संचार किससे होता है, दिया है काली मक्खी, सिकता मक्खी, सिकटी मच्छी, चिंचड़ी। तो याद रखिएगा काला आजार हमेशा सिकता मक्खी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई, चलिए बताइएगा फटाफट से। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा आपका, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई किसको कहते हैं, गुणसूत्र को कहते हैं, डीएनए को कहते हैं, जीन को कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे जीन आपका क्या हो जाएगा, सही। जीन क्या है, एक आनुवंशिकता की इकाई कही जाती है। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइएगा, चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे याद रखना 24 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं चिंपैंजी में पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र किसमें, मनुष्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट से आपका फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है 16 नंबर का, काला जार का संचार किससे होता है, सिकता मक्खी से होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप इससे के यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कभी पूछता है कि मानव की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर का नाम बताना है दोस्तों आपको। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछता है तो आप थायराइड ग्लैंड बताएंगे। और सबसे छोटी ग्लैंड है कौन सी है, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा है, मानव में जन्म के बाद कोश का विभाजन कहाँ नहीं होता है, मानव में जन्म के बाद कोश का विभाजन कहाँ नहीं होता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर कीटाणु। तो याद रखना मानव का जो कोश का विभाजन नहीं होता, कहाँ पर नहीं होता, तंत्रिका कोशिका में कभी भी कोश का विभाजन का प्रोसेस नहीं देखा जाता है। और किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। 19 देखिए क्या पूछा है, शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, मनुष्य के शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, दिया है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे मेरुरज्जु का नाम आपको बिल्कुल से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 20 क्या पूछा हुआ है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार बताना है 1.64 या फिर 1.36, 1.46, 1.63। तो हमेशा याद रखिएगा एक मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1.36 किलोग्राम होता है, ठीक है, 1.36 किलोग्राम होगा। 21 देखें, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है भाई, फटाफट से बताइएगा हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो है वो कौन है, दिया है लेवाइजर है, केवेंडिश है, डाल्टन है, शेले है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम यहाँ पे बताना है, याद रखना कैवेंडिश का नाम, कैवेंडिश हाइड्रोजन की डिस्कवरी किए थे। 22 क्या पूछा है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन, क्रिप्टॉन को कहते हैं, जियान को कहते हैं, आर्गन को कहते हैं, रेडान को कहते हैं। जियान को दोस्तों एकदम से स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 23 देखिए क्या पूछा है, रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, रेडान का उपयोग किस में किया जाएगा, टाइफाइड में, कैंसर में, थायराइड में, इनमें से किसी में नहीं। तो याद रखिएगा रेडान का उपयोग दोस्तों हमेशा से कैंसर के लिए किया जाता है, बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, राइट। 24 देखिए क्या पूछा है, जल एक विसंक्रमण में प्रयुक्त हैलोजन तत्व है, किसका, फ्लोरीन का है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जल के विसंक्रमण में प्रयुक्त हैलोजन तत्व जो है वो किसका है, ये क्लोरीन का है, ठीक है। 24 में आपको बिल्कुल से
बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 25 देखिए, 25 क्या पूछा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो आर्गन होता है ये क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। और कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पे भंडारित होता है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। यकृत में होगा, त्वचा में होगा, फुफ्फुस में होगा, वृक्क में होगा। तो याद रखिएगा विटामिन ए हमेशा कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे भंडारित होता है, यकृत में, हमारे लीवर में भंडारित होगा। 27 देखिए, 27 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो हम किस विटामिन को हार्मोन मानते हैं ये आपको बताना है। विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, कैल्सिफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन सी इस और या फिर जिसे हम स्कर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि जो हार्मोन माना जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों आपका बिल्कुल से विटामिन डी। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है दोस्तों, ये आपको बताया, क्रम से सेल्यूलोज व ग्लूकोज के रूप में, क्रम से स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर क्रम से स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, क्रम से सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे व जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचयन दोस्तों हमेशा किस रूप में होगा, तो याद रखिएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। 29 देखिए क्या पूछा है, इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है भाई, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, या फिर हार्मोन है। तो याद रखिएगा इंसुलिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। 30 देखिए क्या पूछा है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसीएस का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, यकृत में होता है, हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, या फिर गुर्दे में होता है। तो याद रखिएगा जो हमारे आरबीसी हैं, आरबीसी का निर्माण हमारा कहाँ पे होता है, हमेशा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। खत्म कहाँ पे होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके खत्म हो जाएगा। 31 देखिए क्या पूछा है, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं। तो ऐसा कौन सा जंतु है दोस्तों जिसमें सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं, मगरमच्छ, सांप, रे मछली, उड़नशील स्तनधारी। तो यहाँ पे सांप का नाम याद रखना, सबसे अधिक जो सलियाँ होती हैं वो किस में होती हैं, सांप में होती हैं। बी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट। 32 देखिए क्या पूछा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है दोस्तों, दिया हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लाज्मा, ए तथा बी दोनों, या रुधिर प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन का परिवहन किसी भी मानव शरीर में किसके द्वारा होता है, हमेशा ये हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 33 देखिए क्या पूछा है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। हमारे फेफड़े कितने ऑक्सीजन को धारण कर सकते हैं, दिया है 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर, या फिर 7 लीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे फेफड़े जो हैं हमेशा 5 लीटर ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सी क्या हो जाएगा राइट। 34 देखिए क्या पूछा है, शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे शोषण करता है। जब मेढक शीत निद्रा में होगा, मतलब कि सोता रहेगा, तो उस समय किससे शोषण करेगा, केवल हृदय से, फेफड़े से, केवल त्वचा से, फेफड़ों तथा त्वचा दोनों से। तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू उस समय क्या करेगा, वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। सी इज द राइट आंसर। 35 देखिए क्या पूछा है, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है, फिर से आपका मतलब वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पे चेंज कर दिया गया। वहाँ पे दिया था हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विटामिन है, बैक्टीरियम है, जैव उत्प्रेरक या वायरस है। दोस्तों याद रखिएगा एंजाइम जो है क्या है, एक टाइप का जैव उत्प्रेरक है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से यहाँ पे करेक्ट हो जाए। जैव उत्प्रेरक मतलब बायोकैटालिस्ट, जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, बढ़ा दे, उसी को क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 36 से क्या पूछा है, लार किसके पाचन में मदद करता है। जो हमारा सलाइवा होता है ये किसका डाइजेशन करता है, ये आपको बताना है। वसा का करेगा, स्टार्च का करेगा, प्रोटीन का करेगा, विटामिन का करेगा। तो दोस्तों हमारा जो लार होता है ये हमेशा किसका पाचन करता है, स्टार्च का करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किसका डाइजेशन करेगा, वो आपको कार्बोहाइड्रेट का। 37 देखिए क्या पूछा है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज के द्वारा जलीय वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल मिलेगा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलेगा, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल। तो हमेशा याद रखिएगा लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अम्ल पे हमको क्या मिलेगा,
हमको मिलता है हमेशा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से हो जाएगा क्या, करेक्ट। चलिए 38 देखिए क्या पूछा है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होगी। लगभग 1 से 5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर। तो याद रखिएगा लगभग 1 से 5 लीटर जो मूत्र का उत्सर्जन होता है एक दिन में होता है। ठीक है, किसी भी वयस्क मनुष्य में, किसी भी एडल्ट में। 39 देखिए क्या पूछा है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों फटाफट बताइएगा, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। लीवर, फेफड़ा, हृदय या फिर किडनी। तो याद रखिएगा विल्स रोग में हमेशा हमारी किडनी प्रभावित होती है। डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। चलिए बताइए कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो नाखूनों में पाया जाता है। हिस्टोन है, केराटिन है, इलास्टिन है, एक्टिन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नाखूनों में हमेशा केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा एकदम से राइट। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होगा। तो दिया हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन है, कार्पस कैल्शियम है, सेरिबम है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आप याद रखना बुद्धि और स्मृति का केंद्र जो होता है दोस्तों वो हमेशा हमारा सेरिब्रम होता है। डी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 42 क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे कार्य बताना है। तो दिया ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 देखिए क्या पूछा हुआ है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। दिया है इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो और लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं, एड्रेनलिन को जानते हैं, जिसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, एड्रेनल ग्लैंड से होता है। 44 देखिए पूछा हुआ है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। दिया है ग्लूकोजन है, थायरॉक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल से आप डी नंबर का ऑप्शन इंसुलिन जो है ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसलिए जब शर्करा का सिक्रेशन हमारा पेंक्रियाज कम कर देता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाती है, तब इंसान को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। 45 देखिए क्या पूछा है। समांतर वर्धांतता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये क्या है। एक अनुवांशिक प्रकृति है, गैर अनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण होती है। तो आप कह सकते हैं ये एक अनुवांशिक प्रकृति का अनुवांशिक बीमारी है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पूछा है कि किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। दोस्तों तो किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होगा बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा कि किस ताप पर पानी का घनत्व जो है क्या होता है, अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ए नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल से राइट। 47 देखिए पूछा हुआ है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो याद रखना कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है दोस्तों वो हमेशा वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, राइट। नेक्स्ट देखिए लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण उठता है। जो लैंप की बत्ती होती है उसमें जो तेल होगा वो किसके कारण ऊपर उठता है। दाब अंतर, केशिकत्व घटना, तेल की कम सान्यता, ससंजक बल के कारण। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा केशिकत्व के कारण ऊपर उठता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 देखिए दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण यहाँ पे बताना है। दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण बताइए। घड़ी के पेंडुलम की गति या सितार बजाते समय तारों की गति, झूले की गति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से सितार बजाते समय तारों की गति जो है दोलन अथवा कंपन की गति का क्या है, उदाहरण है।
सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे डी नंबर में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा 49 क्वेश्चन का। यहाँ पे जो आपका राइट होगा दोस्तों, आपका सितार बजाते समय तारों की गति भी सही है, घड़ी पेंडुलम भी सही है, झूले के, यानी तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं। यानी यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा इस क्वेश्चन में, डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो दिया है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट जो है दोस्तों हमेशा न्यूटन के तृतीय नियम पे क्या करता है, कार्य करता है। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन क्लियर हो, आप लोग सॉल्व कर चुके। अब आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आप वीडियो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसी प्रकार के दूसरे क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।